रेल को डिरेल करना चाहते हैं कुछ लोग। अलग अलग तरह की साजिश रची जा रही है। एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाऊंगा। लाखों करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं भाई, मत करिए ऐसा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और जब हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी या तो फिर और बड़े नेता, इसके अलावा किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता विदेश में हों और विदेश में भी कोई ऐसी घटनाएं हों जो आपको जानना जरूरी हो, तो सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखाता हूं। क्यों? ताकि आप देश, दुनिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अपडेट रहें। सबसे पहले बात आज बेपटरी होती रेल गाड़ियों की करेंगे। आज फिर एक मालवाहक ट्रेन पटरी से उतरी है। पिछले कई दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो परेशान कर रही हैं। करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, इसलिए विस्तार से दिखाऊंगा कैसे ट्रेन को पलटाने की साजिश रची जा रही है। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के युवाओं को सरकार फ्री में आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग देने वाली है। अच्छी खबर है। कौन सी योजना है? आप पात्र हैं कि नहीं जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे। और हाँ, कैसे भर्ती का रास्ता साफ होगा वो भी देख लीजिएगा। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश में विधायक जी को नया घर मिलने वाला। बहुत खुश हैं विधायक जी, विस्तार से खबर बताएंगे। खुश होना भी चाहिए। नया फ्लैट मिलेगा, चमचमाता चकाचक फ्लैट मिलेगा। किसको? आपके माननीय को, जिसको आपने चुन के कहा भोपाल भेजा है। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सांसद प्रतिनिधि को लेकर मचे बवाल की। सांसद जी इतने प्रतिनिधि बना दिए कि हटाना पड़ गया। रेवड़ी बांट दिए सांसद प्रतिनिधियों की। कौन? केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बागेश्वर बाबा को सुनाएंगे, बड़ी बात कही है। कह रहे हैं सनातन बोर्ड बना दो, सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। छठवीं खबर में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर परेशान हूं, गुस्सा भी आ रहा है। बस यही कहूंगा, बहाना मत बनाइए, पुल बना दीजिए। सातवीं खबर में आपको पानी की कहानी बताऊंगा। ऐसी पानी की कहानी कि आप भी कहेंगे कि ऐसा पानी तो जानवर भी नहीं पीते हैं। अंबिकापुर से तस्वीर आई। और आखिर में आज भी एक रिसर्च बताऊंगा। अगर आपकी पत्नी रोती हैं, इमोशनल होती हैं, तो ये रिसर्च जरूर देखिएगा। पत्नी से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, एक एक कर बात करते हैं। और कौन सी खबर है? सबसे पहले, जिस ट्रेन में करोड़ों लोग चलते हैं उसे पलटाने की साजिश मत करिए। आपको पता है ये क्यों कह रहा हूं? जिस ट्रेन में आप हर दिन सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको पलटाने की साजिश रची जा रही है। मतलब ट्रेन को कैसे पलटा दिया जाए। और ट्रेन अगर पलटेगी तो कितने लोगों का नुकसान होता है, कितने लोगों की जान चली जाती है, आपको पता है ना। और उस ट्रेन को अगर पलटाने की साजिश रची जा रही है तो ये कितना खतरनाक है, देश के लिहाज से, रेल यात्रियों के लिहाज से और रेल में चलने वाले लोगों के लिहाज से। ट्रेन में चलने में अब डर लग रहा है। आजकल रेल बेपटरी होना आम बात हो गई है, आम बात हो गई। आज फिर सुबह सुबह खबर आई कि बंगाल में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना जलपाईगुड़ी जिले के न्यू मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन पर हुई। सुबह एक खाली मालवाहक ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। आज सुबह 6:20 की ये घटना बताई जा रही है। 6:20 सुबह सुबह। लेकिन रोज रोज बेपटरी होती ये ट्रेनें डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। करोड़ों लोगों का भरोसा है भाई भारतीय रेलवे पर। कौन खिलवाड़ कर रहा है? देश की सुरक्षा से, देशवासियों की सुरक्षा से। रेलवे ट्रैक पर लोहा, सिलेंडर, लोहे का टुकड़ा रखने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। और हाँ, सावधान भी करेंगे, ऐसा दोबारा मत करिएगा। दिखाइए रिपोर्ट। कई इंसिडेंट्स में बहुत ही वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। सबसे पहले 20 सितंबर की बात करते हैं। 4 दिन पहले ही गुजरात के सूरत से खबर आई थी। सूरत से 50 किलोमीटर दूर कीम रेलवे स्टेशन मास्टर को रेलवे के ही एक कर्मचारी ने बताया कि रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज गायब है। जब जांच की गई तो जानते हैं क्या पता चला? पता चला कि प्रमोशन और इनाम पाने के लिए रेलवे कर्मचारी ने ही पटरी पर फिश प्लेट रखकर खुद सूचना दी। बताइए, प्रमोशन के लिए हजारों लोगों की जान से खिलवाड़। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनको प्रमोशन नहीं, निलंबित कर देना चाहिए। और ये घटना सिर्फ एक जगह नहीं हुई है, एक जगह नहीं।
सूरत की घटना से ठीक 2 दिन पहले 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रेन को डिले करने की साजिश रची गई। आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश से कनेक्शन जुड़ा हुआ, इसलिए खबर आपको बता रहा हूं इतने विस्तार से। 18 सितंबर को बुरहानपुर के सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले ट्रैक पर डेटोनेटर्स फटे थे। रेल की पटरी पर 10 डेटोनेटर लगाए गए थे। कितने? 10। गनीमत रही कि ट्रेन गुजरने से पहले ही ये डेटोनेटर फट गए और इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और सागफाटा स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई। सोचिए, आर्मी अधिकारियों समेत कई जवानों को लेकर ट्रेन जा रही थी। इससे पहले ऐसी साजिश, और इसमें भी रेलवे का ही एक कर्मचारी शाबिर गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आरोपी शाबिर रेलवे में मेट है और आशंका जताई जा रही है कि शाबिर के तार सिमी से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले को रक्षा मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिए, इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से बता रहा हूं। लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। एक ट्रेन में लाखों हजारों लोग सवार होते हैं और देखिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। आपके ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन को पलटाने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा कुछ और हादसे के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा मामले तो यूपी से सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रेन डिले करने की 38 दिन में 5 बार साजिश रची गई है। कितने? 5 बार। 38 दिन में 5 बार ट्रेन को पलटाने की, जिसमें 3 घटनाएं सिर्फ कानपुर में ही हुई हैं। ये पूरी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं। सितंबर की बात करें तो 2 मामले सामने आए। सबसे ताजा मामला 2 दिन पहले का ही है। 22 सितंबर को कानपुर से 35 किलोमीटर दूर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले कानपुर में ही 8 सितंबर को कासगंज रूट पर भरा सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। भाई साहब, क्या हो रहा? ट्रैक के पास बोतल में पेट्रोल और बारूद रखा हुआ था, ये सब मिला था। इसके अलावा सितंबर में ही 18 तारीख को यूपी के रामपुर में भी ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे का खंभा रख दिया गया। यहां भी लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले ही ट्रेन रोक दी और हादसा टल गया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सनी और टिंकू। और जानते हैं वजह क्या बताई? दोनों ही नशे में थे और बिजली का खंभा चोरी करके ले जा रहे थे। रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे और ट्रेन आ गई तो वहीं छोड़ दिया। सोचिए, नशे में कितने लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग। मतलब नशा कर लिया तो कुछ भी कर देंगे, लोगों को मार डालेंगे। इसके अलावा यूपी में ही 2 और घटनाएं सामने आई जब रेल को बेपटरी करने की साजिश रची गई। 16 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे ने शुरुआती जांच में इस साजिश की आशंका जताई और बाद में जांच में भी सामने आया कि रेलवे ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा रखा गया था। इसके अलावा 24 अगस्त को फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा मिला था। ट्रेन की स्पीड कम थी, इसलिए हादसा टल गया। ये आपको बस हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ, अभी 1 महीने के अंदर। 8 सितंबर को ही कानपुर में सिलेंडर मिला और राजस्थान के अजमेर में 70 किलो का सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ मिला था। इससे पहले 4 सितंबर को महाराष्ट्र के सोलापुर में भी रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का पत्थर मिला था। हो क्या गया है भाई? क्यों ट्रेन पलटाना चाहते हैं? इसके अलावा पंजाब के भटिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रखा मिला था। इसे देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे हादसा टल गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सीमेंट का भारी टुकड़ा ट्रैक पर रखा हुआ मिला था। कहीं लोहे का टुकड़ा रख दे रहे हैं, कहीं सिलेंडर रख दे रहे हैं, कहीं इतना भारी सीमेंट का पत्थर रख दे रहे हैं। लगातार इस तरह की खबर से परेशान हूं, इसलिए सोचा आज विस्तार से बात करूं। सिर्फ जुलाई से लेकर 22 सितंबर तक 20 से ज्यादा रेल डिरेल करने की साजिश सामने आई है। इन ट्रेनों से हर रोज 24 मिलियन लोग यात्रा करते हैं। जानते हैं कितना? 2,40,00,000 से भी ज्यादा लोग रोज भारतीय रेल के जरिए यात्रा करते हैं। कितने मैं बता रहा हूं? 40 लाख से भी ज्यादा लोग रोज भारतीय रेलवे के जरिए यात्रा करते हैं। और पूरे साल की बात करें तो ये नंबर 800 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। मतलब समझ रहे हैं, 800 करोड़ लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी साजिश रचकर। इनकी साजिश का शिकार कभी पैसेंजर ट्रेन हो जा रही है, कभी मालवाहक ट्रेन। आपको पता है, भारत के विकास को रफ्तार देने के लिए रोज 13,553 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाती हैं, जबकि 9,146 मालगाड़ी ट्रेनें चलाई जाती हैं। विकसित भारत में देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए
भारतीय रेलवे पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ 5 सालों में देश में 272 नई ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन है। इधर रेलवे को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस वंदे भारत को भी ये बदमाश बार बार निशाना बनाते रहे। वो तस्वीरें भी आती रहती हैं, अक्सर वंदे भारत पर पथराव की तस्वीरें आती हैं और अब रेलवे ट्रैक पर लोहे के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े किसी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत से फरार होकर पाकिस्तान में बैठा मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गौरी का एक वीडियो सामने आया था। आतंकी ने ये वीडियो टेलीग्राम पर पोस्ट किया था और इस वीडियो में गौरी अपने स्लीपर सेल से भारत में रेलवे को निशाना बनाने की अपील कर रहा था। समझ गए आप तार? गौरी कह रहा है कि रेलवे पटरियों को निशाना बनाने से भारत में अराजकता और डर फैलेगा। सोचिए, बम धमाके ये सब तो सिखाते ही थे, अब ट्रेन डिरेल करने की साजिश भी रचने लगे। यही वजह है कि रेल मंत्री इन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं और हर एंगल से जांच कर रहे हैं। रेल मंत्री क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है। हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। बहुत गंभीर मामला है, इसलिए रेल मंत्री भी कह रहे हैं रेलवे पर राजनीति मत करिए। रेलवे और डिफेंस राजनीति से ऊपर है, इसमें सीधे सीधे आम जनता जुड़ी है और आम जनता की जिंदगी से जो भी खिलवाड़ कर रहा है वो देशद्रोही है। ऐसी साजिश रचने वाले आतंकी हैं और ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे ही। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अब ट्रेन में सफर करने से लोग डरने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं। इस खबर को इतने विस्तार से इसलिए दिखाया क्योंकि हर दिन हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं ट्रेन से, और अगर आतंकी साजिश रच रहे हैं और देश में रहकर कोई गद्दारी कर रहा है तो ये खबर जन जन तक जाना चाहिए, ये खबर आप तक पहुंचना चाहिए। ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है। आपके रिश्तेदार और आप अगर यात्रा करते हैं तो आप इन दिनों परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? कि कहीं ट्रेन पलट ना जाए। ट्रेन पलट नहीं रही है भाई साहब, ट्रेन पलटाने की साजिश रची जा रही है। और कहां से? दुश्मन देश पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी भारत में साजिश रच रहे हैं। इसलिए जो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं उन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है और उनका कनेक्शन बताना उससे भी ज्यादा जरूरी है और आपको सावधान करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? आर्मी में जाना है तो ध्यान दीजिए। ठीक तस्वीर है, लेकिन जाना है तो ध्यान दीजिए मतलब क्या है? अगर आप युवा हैं और आपको आर्मी में जाना है तो ध्यान दीजिए, खबर आपके काम की है। क्या खबर है? आर्मी में जाना युवाओं का सपना होता है भाई साहब, ये सबसे बड़ा सपना होता है। युवा आर्मी में भर्ती के लिए खूब दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह आप देखते होंगे पसीना बहाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सही ट्रेनिंग कई बार नहीं हो पाती। इसलिए कई परिवार अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट संस्थानों में दाखिला करवा देते हैं, मोटी फीस भरते हैं और युवा आर्मी में जाने की ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे में अक्सर गरीब परिवारों के बच्चे पिछड़ जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस खबर को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आपका बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, आपके पास पैसे नहीं है, ट्रेनिंग कराने के पैसे नहीं है, प्रशिक्षण दिलवाने के पैसे नहीं है, तो यह खबर केवल और केवल आपके काम की है, सिर्फ आपके काम की है, आपके बच्चों के काम की है। इसलिए खबर लेकर आया हूं 8 से 9। मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी को सरकार ने नई सौगात दी है। सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए सरकार आदिवासी युवाओं को फ्री ट्रेनिंग देने जा रही है, फ्री ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में सिर्फ फिजिकली नहीं, लिखित परीक्षा के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ये बहुत शानदार पहल है, आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपका बच्चा आर्मी में जाना चाहता है तो ये सब खबर देखेगा तो उसे आसानी होगी। योजना का नाम शौर्य संकल्प योजना रहेगी। हर जिले से 50-50 जनजाति युवाओं को मौका मिलेगा। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस
होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग मिलने वाली है भाई साहब। प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत शानदार पहल। अगर मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग से आते हैं तो बिना संकोच किए आवेदन कर दीजिए। इसमें इनकम की कोई सीमा तय नहीं की गई है, सिर्फ ये जरूरी है कि आप जनजाति वर्ग से आते हैं तो फॉर्म भरिए और ट्रेनिंग लीजिए। सौर संकल्प योजना पर सरकार 2 साल में 682 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2 साल में आपके बच्चे के लिए 682 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार खर्च करेगी कि आपका बच्चा आर्मी में चला जाए। हर साल 2750 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हर शख्स पर हर महीने 3000 रुपए खर्च आएगा। युवाओं के लिए सरकार ने ऐलान किया है, इसलिए विस्तार न्यूज ने मध्य प्रदेश की युवाओं से बात की है। सुन लीजिए बैतूल और भोपाल के जनजातीय युवा क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। आधे से ज़्यादा लोग जो सेना और जैसे अदर फील्ड जो डिफेंस की है इसमें जाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बट उनको एक सही तरीका नहीं पता रहता। तो एक जैसे उनको ट्रेनर मिल जाएगा निःशुल्क, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ट्रेनर मिलेगा तो अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए। बच्चे हमको डाइट की आवश्यकता होती है रनिंग करने तैयारी करने के दौरान, और कोचिंग के समय पढ़ाई के समय पैसे भी लगते हैं, तो पैसे की भी बचत हो जाएंगी। गरीब परिवार से भी फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है ये। एकेडमी हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एकेडमी की फीस बहुत ज़्यादा है। यह कदम कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सुलभ होगा, जिससे कि हम अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। पहले कोचिंग के लिए भी फीस लगती थी, और ट्रेनिंग के लिए अगर फिजिकल के लिए अगर ट्रेनिंग करने जाए कहीं तो एकेडमी में बहुत पैसा लगता था। इस कदम से सरकार के हम सहमत हैं और हमें बहुत लाभ मिलेगा। बहुत पैसा देते थे मिलिट्री ट्रेनिंग में, अब राहत मिलने वाली है, लेकिन इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी इसे युवाओं के हित में लिया फैसला बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है 60 दिन में कैसे ट्रेनिंग दे देंगे। राजनीति है भाई साहब, कहीं भी घुस जाती है। नेताओं को सुना दीजिए, सियासत भी तो दिखाना जरूरी है, सुनाइए। मध्य प्रदेश आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला जो प्रदेश है, उसकी सरकार ने सदैव प्राथमिकताओं पे आदिवासी समाज को रखा है। ऐसे में इस युवा वर्ग को सेना की नौकरी से जोड़ने के लिए, पुलिस की नौकरी से जोड़ने के लिए इनको जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो सुदूर जगहों पे प्राप्त नहीं होता, ऐसे में जनजातीय मंत्रालय योजना बना रहा है कि ऐसे में हर जिले के चिन्हित बच्चों को जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि ये समाज भी जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना इसके रक्त में रहती है, वो बच्चे सेना में जाएं। 60 दिन में कैसे ट्रेन कर देंगे? 60 दिन में सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये 60 दिन में ये करके एक बुलावा देना है, आदिवासी समाज को धोखा देना है। उनका आदिवासी समाज के अलग अलग, और उनका वोट बैंक क्योंकि इनसे खिसक गया है, वोट इनका खिसकता जा रहा है, इसलिए ये सब ध्यान बटाने वाली बात कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कांग्रेस कह रही है वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के हित से जुड़े फैसले पर राजनीति ठीक नहीं है भाई साहब। खबर तो अच्छी है, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें कौन सा राजनीति। 2 महीने सिखाया जाएगा, प्रोफेशनल ट्रेनर अगर सिखाएंगे तो फायदा किसका होगा? बच्चों का होगा। राजनीति कहीं भी घुस जाती है, और राजनीति खबर में भी घुस ही जाती है। चलिए अगली खबर बता देते हैं, और अगली खबर कहाँ की है? अरे भाई साहब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कौन खुश है? विधायक जी। क्यों? नया घर मिलने वाला है, नया घर मिलने वाला है। विधायक जी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपने विधायकों का पूरा ध्यान रख रही है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। अरे भाई, माननीय विधायकों को नया घर मिलने वाला है। घर भी कैसा? पूरा 3 BHK फ्लैट मिलेगा, नए फ्लैट बनाए जाएंगे। अब घोषणा के बाद विधायक जी तो खुश होंगे, लेकिन अब पूरी खबर जान लीजिए क्या है। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक थी। वैसे तो बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन एक फैसला माननीय विधायकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। अरे भाई, अभी तक विधायक जी को वही पुराने विश्राम गृह में रुकना पड़ता था। थोड़ा पुराना भी हो गया था, रिनोवेशन भी करवाया गया था, रंग रोगन भी करवाया गया था कि चकाचक दिखे, लेकिन पुराना तो पुराना होता था। सुविधाएं भी वही पुराने वाली थी। तो अब सरकार ने विधायकों के आवास की चिंता की और सीधा 3 BHK फ्लैट देने की घोषणा की है। और फ्लैट भी कोई सामान्य फ्लैट नहीं होगा, तो बड़ा लग्जरी फ्लैट होगा भाई साहब, चमकदार।
मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 102 फ्लैट बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए 159.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। मतलब एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होगी। सभी फ्लैट पुराने विधायक विश्राम गृह को तोड़कर बनाए जाएंगे। फ्लैट बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। फ्लैट में 3 बड़े कमरों के अलावा एक सर्वेंट रूम भी होगा। इतना ही नहीं, विधायक जी की फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए फ्लैट परिसर में जिम और स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था होगी। समझ गए ना भाई साहब कि कितना लग्जरी प्रबंध होने वाला है विधायक जी के लिए। लेकिन जैसे ही कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फ्लैट बनाने की घोषणा की, विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। उमंग सिंगार ने सरकार पर तंज कसा है, सुन लीजिए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो घोषणा कर रहे हैं उसको भी सुन लीजिए, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो राजनीति कर रहे हैं उस पर भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि फ्लैट बन जाएगा तो उमंग सिंगार कहेंगे हमको नहीं चाहिए, चाहिए पहले नंबर पे, नहीं मिलेगा तो उस पर भी आरोप और तंज कसा जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति शुरू हो गई है विधायक जी को मिले तोहफे पर, इसलिए पहले सरकार की योजना सुन लीजिए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का तंज सुन लीजिए। सुनाइए भाई। कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है। देखिए आवाज तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लाडली बहना के 3000 तो पहले पहुँचा दे। ये तो राजनीति है और सरकारी फैसलों पर राजनीति तो होनी ही है, लेकिन विधायक जी बहुत खुश हैं फैसले से। हमारे सहयोगी विवेक पांडे उस पुराने विधायक विश्राम गृह भी पहुंचे जहां अभी तक विधायकों के रुकने का इंतजाम होता था, और विधायकों से भी बात हुई है जो इस फैसले से बहुत खुश है। रिपोर्ट देखिए। विधायकों के लिए अब नए आवास बनाए जाएंगे। खास बात है कि सालों पुराने इस विधायक विश्राम गृह खंड 1 और 2 को तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद यहीं पर 3 BHK फ्लैट बनाए जाएंगे। करीब 102 फ्लैट बनाने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी गई है। लंबे समय से विधायक मांग कर रहे थे कि उन्हें सर्व सुविधा युक्त वाले फ्लैट बनाए जाएं, और सरकार ने इसकी पूरी कवायद कर दी है। कैबिनेट में आज इसकी मंजूरी मिल गई है। जो नवनिर्माण के लिए जो फैसला लिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से विधायक जनता के हित की लगातार लड़ाई के लिए भोपाल आते जाते रहते हैं, और उनके आवास अच्छे और सर्व सुविधा युक्त बनेंगे तो निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है। विधायकों को नया विश्राम गृह मिलेगा। वैसे अभी जो हमको मिला हुआ है वास्तविक में वो बहुत पुराना है, पर जिस हिसाब से अभी सरकार कर्ज ले रही है तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि हमको अभी नए विधायक विश्राम गृह बनाना चाहिए। वैसे कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला हुआ है कि अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। यह प्रस्ताव विधानसभा की तरफ से आया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आपको याद होगा सीएम और मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इसका फैसला पहले ही हो चुका है। इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए मेरे साथ कौन है भाई? श्याम जी पीछा नहीं छोड़ेंगे, रोज रात को आपको इसी तरह से जोड़ेंगे, और आप नहीं हंसेंगे तो आपको जबरन हंसाएंगे। ये बताइए कहां खड़े हैं? और विधायक जी और माननीय तो बड़े खुश होंगे, आज उनको नया फ्लैट मिलने वाला है। 1.5 करोड़ रुपया कीमत है भाई साहब। चकाचक फ्लैट बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया एक फ्लैट की कीमत होगी। आप कहां खड़े हैं? स्टेट बैंक दिख रहा है पीछे, विधायक विश्राम गृह में ही खड़े हैं क्या? बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पुराना पारिवारिक खंड है जिसको जमींदोज करके अत्याधुनिक बिल्कुल मॉडर्न पैटर्न पर जो है अब विधायकों को जो है आवास दिए जाएंगे, और उसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जिसकी अपेक्षा अब तक वो कर रहे थे। तकरीबन 40 साल पुराना ये बिल्डिंग है, इसके पीछे वो मार्केट है, और क्या कुछ होगा। मेरे साथ अंचल भी हैं, अंचल बताएंगे। बताइए अंचल, आपने आज बड़े करीने से कुछ विधायकों से भी बात की थी, उन्होंने भी अपनी जो है हर्ष जाहिर किया, और आपने भी जो है बड़ा विश्लेषण किया आज दिन भर।
देखिए श्याम जी, ये जो पीछे आप बाज़ार देख रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी को भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो पीछे आप बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो ये टूटेगा और इसके आगे खंड 1 है और उसके बाद पुराना पारिवारिक है। ये पूरी जगह टूटेगी और इस पर नया बनेगा जिसमें लगभग 102 से 103 3 BHK अपार्टमेंट बनेंगे और इसके साथ ही इसका निर्माण जो है वो लोक निर्माण विभाग को दिया गया है, क्योंकि CPA जो एजेंसी थी जो कि राजधानी के भवनों का निर्माण करती थी, उसे शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में ही मर्ज कर दिया गया था लोक निर्माण विभाग में। लेकिन अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि CPA का फिर से गठन हो, जो राजधानी के सरकारी भवन है उनका निर्माण उनके द्वारा हो। लेकिन अभी वर्तमान में लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसमें 3 BHK फ्लैट बनेंगे जिसमें पूरा फैमिली फ्लैट होगा, वो विधायकों के लिए आवंटित होगा। और इसमें खास बात जो है वो ये है कि लगभग 160 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं और इसके साथ ही इसमें मॉडर्न के रूप में बनाया जाएगा। उनका एक छोटा सा कार्यालय रहेगा, उनका PSO रुक पाएगा और उनका जो निज सहायक है उसके लिए अलग से एक कमरे का कक्ष बनाया जाएगा और उसमें छोटा सा कार्यालय भी बनाया जाएगा जहां पर विधायक अपना कार्यालय भी लगा पाएंगे। ये मॉडर्न के रूप में पहली दृष्टि से बनाया जा रहा है और इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इस पे मॉडर्न एमिनिटीज जो होती हैं, जो भी और सुविधाएं हैं, चाहे वो कॉमन स्विमिंग पूल हो, चाहे वो जिम हो, इन सब चीजों का भी निर्माण किया जाना है। तो कुल मिलाकर बात करिएगा ऑफ कैमरा। कैमरे में तो बहुत लोग खुशी जाहिर नहीं करते हैं। श्याम जी आइए, अंचल को शांत करा दीजिए। शुरू हो जाते हैं तो शांति नहीं होते हैं। श्याम जी इनको थोड़ा रोकिए, थामिए, इनको बोलिए रुक जाएं। जी जी बिल्कुल 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 रुक जाइए रुक जाइए। अब आप लोग बिल्कुल अब आप लोग बताना चाह रहे थे, ज्यादा उत्साह के साथ बताना चाह रहे थे कि स्थितियां क्या है। ठीक है, अब आप लोग आपस में बतिया लीजिए। अगर बात खत्म नहीं हुई हो तो मेरे पास बहुत खबर है, मुझे आगे जाने दीजिए, इजाजत दीजिए। फिलहाल आप दोनों का, अंचल शुक्ला और श्याम तोमर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कौन सी खबर पता है आपको? गजब है भाई, गांव में भी आर्मी है। ये देखिए, ये आपको गांव की आर्मी के बारे में बता रहा हूं। ये देखिए कैसे पूरे ड्रेस में है। ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो आपके लिए एक प्रेरणा है, आपके गांव के लिए एक प्रेरणा है। और याद रखिएगा, गांव जब सुरक्षा करने के लिए निकल जाए तो उस गांव का बाल बांका नहीं हो सकता। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। आज एक बहुत अच्छी खबर बताने वाला हूं। धार के गांव से हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर लेकर आई हैं। यहाँ गांव वालों ने अपनी ही आर्मी बना ली है, अपने गांव की रक्षा ये खुद करते हैं। पूरी खबर क्या है चलिए बता देता हूं। तस्वीर देखिए, देखकर लगेगा कि पुलिस वाले हैं या आर्मी वाले हैं, लेकिन ये सेना गांव वालों की है भाई साहब। सिर पर टोपी और हाथों में टॉर्च और लाठी लेकर चलते हैं इनके जवान। रात भर गांव में ये सेना अलर्ट रहती है, पूरे गांव की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। पिछले 42 सालों से ये लोग ऐसे ही अपने गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। जब विस्तार न्यूज की सहयोगी मीनू ठाकुर ने स्टोरी बताई तो हमने सोच लिया, जिस गांव के लोगों में अपनों की सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्कता है, उनकी कहानी हम सीधे मुद्दे की बात में जरूर दिखाएंगे। और कहा, मीनू ठाकुर जाइए इंदौर से 180 किलोमीटर दूर, गांव वालों के साथ रात में समय बिताइए और उनकी इस व्यवस्था को देखिए, देश को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। मामला धार जिले के पिपलिया गांव का है। यहाँ के लोगों ने खुद अपनी सेना तैयार की है। ये सेना 1982, अरे बाप रे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, से गांव की सुरक्षा कर रही है। मैं पैदा कब हुआ था ये नहीं बताऊंगा, उम्र का पता चल जाएगा। खैर, इस सेना में गांव के युवाओं की भर्ती की जाती है। इस सेना के जवान रोज रात को गांव और खेतों में गश्त करते हैं। किसी भी अपराध को रोकने के लिए गांव की ये सेना खुद तत्पर रहती है। हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे और तस्वीर दिखाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि गांव के लोग कैसे सुरक्षा कर रहे हैं। दिखाइए भाई। सेवा दल नहीं कहेंगे, एक आर्मी कहेंगे, एक पिपलिया की अपनी सेना। तो सेवा दल गठित हुई वैयासी से। उसके बाद में हम नीडर, अभी कोई भी अकेला बंदा भी, छोटा भी बच्चा खेत में जा सकता है। अभी चोरी नहीं होती यहाँ पर और हम बहुत सुख और शांति से रहते हैं। वो जो फसलें थी उसके पे रोक लगाने के लिए रात्रि गश्त के लिए सेवा दल बनी थी। और चोरी करने से रोक दिया जाए, उससे पहले उसको भगा दो। पकड़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है।
बहुत शानदार तस्वीर है, प्रेरणा देने वाली तस्वीर है। कौन दिखाएगा ऐसी तस्वीरें? इस सेना ने अपने गांव की ऐसी रक्षा की है कि 40 सालों से इस गांव में चोरी, लूट या डकैती जैसी एक भी घटना नहीं हुई है। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आपको। इस सेना का नाम कृषि सेवा सहकारी समिति सेवा दल है। इसमें 50 गांव वाले शामिल हैं। इनका रोज अटेंडेंस भी होता है, हाजिरी लगती है, और अगर कोई लापरवाही करता है तो आर्मी की तरह सजा भी दी जाती है। गश्त के दौरान अगर कोई इमरजेंसी होती है तो गांव में सायरन बज जाता है। गांव के ही हर घर से एक आदमी को इसके लिए चुना जाता है। इस सेना को लेकर क्या कह रहे हैं गांव वाले, ये भी सुना दे। हमने चोरों को मूंगफली के टाइम में मूंगफली भाड़ा पकड़ के लाए। 12 गांव की समिति थी जब हमारे टाइम में, 12 गांव की समिति थी जब लाए थे चोर को पकड़ के, और 12 गांव के मेरे को चांदी का बिल्ला दे गए थे। सेवा दल एक तरह से हमारी बहुत सुरक्षा कर रहा है खेती बाड़ी के लिए। सब फसल में सुरक्षा के लिए सेवा दल एक जरूरी ये हो गया था, तो हमको सुरक्षा बहुत अच्छी लगी। पहले तो अगर खेत से घर आए उसके बाद गायब हो जाती थी चीज। इस तरह से हमारे बहुत सुरक्षा हुई सेवा दल से। सेवा दल में हम गांव वाले पूरे सहयोग करके उसको चला रहे हैं। अच्छा चल रहा है, हम सुरक्षित बेचैन से सोते हैं घर पे। खुशी की बात है, सुकून है कि आप लोगों की अपनी आर्मी की वजह से आप लोग सुकून से सो पाते हैं। इस सेना का खर्चा कैसे चलता है वो भी जान लीजिए। चलिए वो भी बता देता हूँ। गांव का हर किसान अपने 1 एकड़ खेती पर 3 किलो कपास समिति को देता है, जिसे बेचकर साल भर में लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि जमा हो जाती है, जिससे सुरक्षा के साधनों का इंतजाम किया जाता है। सेवा दल की वजह से आज गांव के लोग बिना किसी डर के रह रहे हैं। कभी इस गांव के लोग चोरों से परेशान रहते थे, लेकिन आज लोगों के घर और खेत दोनों सुरक्षित हैं। बस इसीलिए ये खबर दिखा रहा हूं। कितने जागरूक हैं ये गांव के लोग। मीनू ठाकुर, बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इंदौर से दूर गई, रात को रिपोर्टिंग की और ऐसी खबरें जनता तक पहुंचाई जिसको देखकर गांव वाले प्रेरणा ले सकते हैं। शाबाश मीनू ठाकुर। चलिए अगली खबर बता देते हैं। और अगली खबर क्या है? सांसद जी इतने प्रतिनिधि बना दिए कि हटाना पड़ गया। बताइए, मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गजब कर दिया मंत्री जी ने। सिर्फ शतक तक ही नहीं रुके, 125 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। वाह मंत्री जी वाह, नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन ये रिकॉर्ड क्रिकेट मैच का नहीं है भाई साहब, बल्कि राजनीति के पिच पर बना है। किसके बारे में बात कर रहा हूं जानते हैं? बता तो दिया हूं। चलिए पूरी खबर बता देता हूं, सब कुछ बता। तस्वीर देखिए, ठीक से देखिए। इनका नाम है, क्योंकि माननीय है तो मैं भी कह देता हूं, आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक हैं। ये बीजेपी के टीकमगढ़ से सांसद हैं, साथ ही भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि चर्चा में आ गए, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने अपने क्षेत्र में 130 से ज्यादा 130 से ज्यादा सांसद प्रतिनिधि बना दिया। वैसे तो हर सांसद एक ही सांसद प्रतिनिधि बनाता है, एक आध दो और बना देता है, लेकिन वीरेंद्र कुमार खटीक ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया। ये सभी प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्र के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें कुछ ऐसे सांसद प्रतिनिधि भी थे जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही कुछ प्रतिनिधियों पर दूसरी पार्टी से भगवान संपर्क का भी आरोप कि दूसरे पार्टी के सदस्य बना दिया इन्होंने, जिसके बाद पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई। मामले को लेकर विरोध करने वाले नेता ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए, फिर आगे खबर पर बात करेंगे। सुनाइए भाई। अभी सारे प्रतिनिधि हटा दिए गए हैं, तो इसमें बहुत से प्रतिनिधि बहुत अच्छे थे, अच्छा काम भी कर रहे थे, सारे लोग खराब नहीं थे, लेकिन जो विचारधारा के विपरीत चुनाव लड़के पहुंचे थे, वो बन गए थे, तो उन पे हमारा विरोध था। लेकिन सांसद जी ने सभी प्रतिनिधि स्थगित कर दिए हैं। उनकी संगठन से जो भी चर्चा हुई हो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा पता लगा है कि संगठन के बीच से उनकी चर्चा हुई और उन्होंने सभी को स्थगित किया। उसके बाद उन्होंने इस पत्र में ये भी लिखा कि हम विचार करने के बाद जो अच्छे लोग हैं, जो संगठन इन पर सहमति देगा, उनको फिर हम प्रतिनिधि बनाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात सिर्फ स्थानीय नेताओं तक ही नहीं रहा, ये मामला भोपाल से दिल्ली तक चला गया है, जिसके बाद बात और बढ़ गई। अपने पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद मंत्री जी बैकफुट पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया और सभी सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। सांसद प्रतिनिधि बना रहे थे कि रेवड़ी बांट रहे थे, पता ही नहीं। सांसद प्रतिनिधि से
पूर्व सांसद प्रतिनिधि हो चुके नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले कार के आगे सांसद प्रतिनिधि लिखवा के रौले में बिल्कुल जलवा जलाल के साथ घूम रहे थे। अब सब निकालना पड़ेगा, रद्द हो गई नियुक्ति। सुनाइए पूर्व हो चुके सांसद प्रतिनिधियों को। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है और इसमें यहाँ लोकल में, मैं ऊपर की बात नहीं करता, यहाँ लोकल में अधिकांश हमारी पार्टी दो खेमों में बटी नज़र आती है और इसका खामियाजा पार्टी के लोग कहीं ना कहीं भुगतते हैं। इससे लिस्ट को कैंसिल करने का मन तो माननीय मंत्री जी का जो है वो उनका ध्येय अलग है, चूँकि लेकिन कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है कि इस लिस्ट को कैंसिल किया गया है। लेकिन अभी कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति उठाई गई थी कि कुछ प्रतिनिधि ऐसे गलत तरीके से बन गए हैं, लेकिन गलत तरीके से कोई नहीं बना है। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है। ऐसा कोई नहीं है जो बना गया। लेकिन अभी कुछ बोला कि कांग्रेस से लौट के आए, तो जो लोग लौट कांग्रेस से आए हैं तो उनका तो पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। मामला बहुत गंभीर हो गया है भाई, खूब चर्चा में रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री, ये जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि थे, इनको देखकर मुझे मतलब हंसी तो नहीं आ रही थी, लेकिन क्या होता है कि इस तरह से जब जलवा जलाल में कमी आ जाए ना अचानक से, कुछ दिन पहले तक ये क्षेत्र में जाके सांसद प्रतिनिधि होकर बात करते थे, अब आप आज बताइए पावर कट। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई कि ये जो भी बात कर रहे हैं कितना धैर्य है। लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक के फैसले को वापस लेने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के अंदर की अंतर्कलह सुलझ जाएगी और मामला शांत हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक ने यह भी कहा कि सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति दोबारा की जाएगी। करना ही पड़ेगा, एकाध करिएगा, इस बार सैकड़ा मत बना दीजिएगा। अब इतना बड़ा मामला है तो कांग्रेस कैसे शांत रह सकती है जब अंदर ही कलह मची हुई है। कांग्रेस ने मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहा है कांग्रेस के नेता ने, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई कांग्रेस क्या कह रहे हैं। पहले तो जो कार्यकारिणी बनाई गई है वो अनुशासनहीनता का उल्लंघन करते हुए पाई गई है, क्योंकि आप इतने प्रतिनिधि कैसे बना सकते हैं। और आज भंग करने का केवल एक ही कारण है, वो प्रतिनिधि ऑलरेडी भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त है। जिस व्यक्ति ने 7 साल की बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं, आप ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है। तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ढोंग और दिखावा, केवल पाखंड की राजनीति चल रही है। ठीक बोलती हैं प्रवक्ता, ठीक बोल रही थी। विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती रहती हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक किसको अपना सांसद प्रतिनिधि बनाते हैं ये भी पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। और एक बनाए हैं कि 2-3 ये भी बताएंगे। वैसे आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे संविधान में सांसद प्रतिनिधि नाम का कोई शब्द ही नहीं और ना ही सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति का कोई नियम। समझ गए आप, लास्ट की 2 लाइनें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। बाबा बागेश्वर बोले हैं सनातन बोर्ड बनाओ। बाबा बागेश्वर की खबर है, दिखाना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने बहुत बड़ी मांग कर दी है, ऐसी मांग कर दी है कि बहुत चर्चा हो रही है। बोल दिए हैं कि भैया हिंदू बोर्ड बना दीजिए। बाबा बागेश्वर छतरपुर में प्रवचन दे रहे थे। पूरी खबर आपको बता देता हूँ। जैन समाज के बोर्ड को लेकर बोल रहे थे। पहले तो बाबा ने डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की, बोले कि प्रिय मुख्यमंत्री हैं, जैन समाज के बोर्ड का गठन कर दिया। उसके बाद जोशीले अंदाज में सनातन हिंदू बोर्ड बनाने की मांग कर दी। सुना दीजिए भाई बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं। अभी हमको सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। बहुत तेवर में थे बाबा, इसके आगे भी बहुत कुछ बोले। हिंदुओं की सहनशीलता पर बोल रहे थे, तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर भी बोल रहे थे। लेकिन बाबा ने जो हिंदू बोर्ड वाली बात कही है ना, इससे राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि धर्म का कल्याण करने के लिए मध्य प्रदेश में विभाग बना हुआ है। सुनाइए भाई महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल क्या कह रही है, सुना दीजिए। अभी भी मध्य प्रदेश शासन में
धर्म और राजस्व विभाग है। यदि किसी भी धर्म का कल्याण किया जाना उद्देश्य है तो धर्म और राजस्व विभाग जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से यदि निभाए तो हर धर्म का उसमें भला हो सकता है। यदि कोई विभाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो चाहे कितने भी बोर्ड, कितने भी निगम बना दीजिए, किसी भी धर्म का कोई भला नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर से बागेश्वर जी को धर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक कार्यों को राजनीतिक नेताओं को छोड़ देना चाहिए। बागेश्वर बाबा को नसीहत दे रही थी, कह रही थी कि राजनीतिक काम में ध्यान मत दीजिए, धार्मिक कामों को देखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। बाबा बागेश्वर की खबर आती है तो सोचता हूं दिखा दूं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? गांव वालों ने अनाज से भरा ट्रक बंधक बना लिया। काहे बना लिया? क्यों बना लिया है? ये तो गांव वाले दिख रहे हैं, पीछे ट्रक दिख रहा है और ट्रक में भरा अनाज है और 5 दिन से बंधक है। एक ट्रक ने ट्रैक्टर को धक्का मार दिया, ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। तो जानते हैं गांव वालों ने क्या किया? ट्रक को ही बंधक बना दिया। रोचक खबर है, रोचक खबर। गरियाबंद के घुरमापदर गांव का मामला है। जिस ट्रक को कब्जे में रखा है उसमें 211 बोरी सरकारी राशन भरा हुआ है, लेकिन ट्रक के टक्कर मारने से गांव वालों में गुस्सा है, इसलिए गांव वाले ट्रक को छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा खुद ग्राउंड पर पहुंचे, क्या मामला है बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बारीकी से दिखा रहे हैं, देख लीजिए। वो ट्रक है जो यहाँ पे राशन अनलोड करने आई थी। इस ट्रैक्टर का जो चालक है वो बुरी तरह से जख्मी है। तब ठीक नहीं हो जाता तब तक गाड़ी रहेगी। इनका जो आदमी वही हॉस्पिटल में पड़ा है उनका मुआवजा चाहिए और गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो चाहिए। पुलिस के रिपोर्ट लेगा सर, जो छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा सर। हाँ, गरीब आदमी। अच्छा, इसके नाम से राशन भी बंद है, पूरा माहौल खराब है गाँव का। गांव के लोग हैं, बंधक बनाए हैं, अनाज भरा है, बहुत सारा कनेक्शन है आम आदमी से, इसलिए इस खबर को दिखा रहे हैं। बहुत गुस्से में परिवार वाले और गांव के लोग बहुत गुस्से में। ट्रक को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इलाज के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं ट्रक संचालक को इलाज का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। घायल की पत्नी कह रही है अगर ट्रक ले जाना है तो लाश से गुजरना पड़ेगा। मामला दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गांव वालों से बातचीत करने के लिए नगर आपूर्ति निगम के नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक भी पहुंचे थे। बहुत देर तक बैठक हुई, लेकिन गांव वाले ट्रक छोड़ने के मूड में नहीं दिखे। प्रशासन मामले पर क्या कह रहा है, सुनाइए जरा। उनका मांग है कि जो भी उसका इलाज का खर्चा है संबंधित, जिसको भी चोट पहुंचा है उसका संपूर्ण इलाज की जिम्मेदारी वो चाह रहे हैं। तो आश्वासन तो ट्रांसपोर्टर ही देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है ये सब काम। तो वही हमारे अनुबंध रहता है, अनुबंधित ठेकेदार है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि राशन को सही हालत में संबंधित दुकानों तक पहुंचाए। वो अगर उस बीच में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार है। परिजनों द्वारा बोला जा रहा है कि हमें इलाज का पूरे खर्चा, अभी तो FIR नहीं हुआ है, मैंने इलाज का पूरे खर्चा दिया जाए। हम लोग FIR कराना नहीं चाहते। परिजन कह रहे हैं हमको चाहिए खर्चा पूरा, जितना इलाज का खर्चा लगेगा उसको तो हम तो ये बोल रहे हैं कि FIR कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। थानेदार साहब जाइए, ट्रक छुड़ाइए, यहाँ ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। सीधे मुद्दे की बात यही है, 5 दिन हो गए लेकिन सरकारी राशन ले जा रहा ट्रक गरियाबंद में गांव वालों के कब्जे में। सोचिए इस राशन के लिए लोग कितने परेशान होंगे। सरकार बातचीत करे, समाधान निकाले भाई। और ये जो अधिकारी बोल रहे हैं ये क्यों नहीं मना पा रहे हैं गाँव वालों को? जिन्हें राशन देना है, गरीब आदमी परेशान होगा, उन्हें राशन मिलेगा, उनका हक मिलेगा। समाधान करना चाहिए। बयान तो ठीक ही है, हमारे लिए काम आ ही जाता है। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? पाताल से निकालकर मारे जा रहे हैं नक्सली। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये खबर क्यों दिखा रहा हूं आपको? बहुत छोटी खबर है, लेकिन कुछ आंकड़े बड़े दिलचस्प और रोचक हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीने पहले गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, याद है आपको? और नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी और कह दिया पाताल में भी छुपोगे तो मारे जाओ। मैंने ये सोचा, विस्तार न्यूज ने सोचा कि 2026 तक की ही तो बात है, जो भी अपडेट होगा रोज दिखाएंगे। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विस्तार न्यूज भी अपडेट आपको करता रहेगा।
कहा पाताल में भी छुपोगे तो मारे जाओगे। उसके बाद एक एक करके नक्सली पाताल से बाहर निकल रहे हैं और मारे जा रहे हैं। हमारे जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है। और आज फिर से खबर आई है कि सुकमा में 2 नक्सली मार दिए गए हैं और कल नारायणपुर में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने के बाद से जवानों ने एक के बाद एक कार्रवाई की है। जवानों के आक्रामक रवैये से कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो हथियार नहीं छोड़ रहे हैं मारे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से जवानों ने छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 18 नक्सलियों को मार गिराया है। 29 अगस्त को जवानों ने नारायणपुर में 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया था। इसके बाद 3 सितंबर को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर जवानों ने 9 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया। 14 सितंबर को 5 लाख के इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया और कल यानी 23 सितंबर को जवानों ने 3 नक्सलियों को नारायणपुर में ही ढेर किया और आज सुकमा में 2 नक्सलियों को मार गिराया। इसके अलावा 5 सितंबर को तेलंगाना में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इस तरह एक महीने में 24 नक्सली मारे जा चुके हैं और आज तारीख है 24। बस इसीलिए गृह मंत्री ने कहा था पाताल में भी छिपोगे मारे जाओगे, नहीं तो आत्मसमर्पण कर दो। इस खबर पर कौन है? मिस्टर रवि मिरी। मिस्टर रवि मिरी, ये बताइए कि ये जो सफलता मिल रही है लगातार और जिस तरह से नक्सल पीड़ित कहां जा रहे हैं, दिल्ली, और जिस तरह से जेएनयू में जाकर नक्सलवाद के खात्मे के नारे लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, बहुत बड़ी खबर है। ये जो सफलता है किस ओर इशारा कर रही है रवि? देखिए, लोगों को लगेगा कि 1 नक्सली 2 नक्सली ढेर करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ऐसे होते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई में हम लगातार बताते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो नक्सली अभी बचे हुए हैं उन इलाकों में भी हमारे जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ भी नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। जंगलों में जहाँ वो नक्सली कब्जा करके बैठे रहते थे उन जंगलों में घुस के नक्सलियों को मारा जा रहा है। तो ये ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, नारायणपुर हो या सुकमा हो, वो जहाँ जो अंतिम इलाका है जहाँ पर नक्सली अभी भी बचे हुए हैं उन इलाकों में घुस के मारा जा रहा है। तो बहुत बड़ी सफलता है और बहुत बड़ी खबर भी है। इसके अलावा जो जरूरी चीज़ ये है कि नक्सलियों को बंदूक के दम पे भी लड़ने की पूरी तैयारी है हमारी, और इसके अलावा जो वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई भी जीतने की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि पहली बार राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में बंदूक की लड़ाई और वैचारिक लड़ाई दोनों साथ साथ लड़े जा रहे हैं। हमने देखा कि गृह मंत्री विजय शर्मा खुद यहाँ से दिल्ली गए, नक्सल पीड़ितों को लेके गए और वहाँ राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, जेएनयू गए और वहाँ पर क्या बातचीत हुई? वहाँ पर बातचीत ये हुई कि जो नक्सली विचारधारा है, जो माओवादियों की विचारधारा है, उस विचारधारा को खत्म करने की बातचीत हुई। कुल मिलाकर रवि, कुल मिलाकर चौतरफा घेराबंदी जो हम अपने बुलेटिन में विस्तार न्यूज, देखिए इस बात का मुझे बहुत सुकून है। हमारे जो साथी हैं, नक्सलवाद के खात्मे की बात अगर हो रही है तो चाहे संजय हो, चाहे रवि हो, चाहे मृगेंद्र हो, चाहे दिल्ली से अमृत हो, हर तरफ चौतरफा घेराबंदी अगर सरकार ने कर रखी है तो खबर आप तक पहुंचे। ऐसी चौतरफा प्लानिंग विस्तार न्यूज की भी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नक्सलवाद के खात्मे की एक एक खबर विस्तार न्यूज ने जितनी तफ्तीश करके आपको बताई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और किसी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि, इसी तरह से अपडेट करते रहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, वो दिन बहुत सुकून वाला होगा जब हम ये कह सकेंगे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत हुआ। बहुत शुक्रिया रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है भाई? ऐसा पानी जानवर भी नहीं पीते हैं। कहां की खबर है ये? कहां की खबर है? पीने का पानी ना मिले तो शादी टूट जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या खबर है, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है भाई। गांव में पीने का साफ पानी नहीं है तो युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। बहुत गंभीर मामला है। पूरा मामला कहां है बता देता हूं आपको। साफ पानी पीने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। सेहत को लेकर चिंतित रहने वाले बड़े बड़े लोग तो 500 रुपया प्रति लीटर में मिलने वाला पानी पीते हैं, क्योंकि सेहत का मामला है। पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बरसात के मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत की खबरें सुनते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का है, जहां शहर से केवल 7 किलोमीटर दूर रनपुर खुर्द में गांव वालों को खेत के पास बने कुएं का पानी पीना पड़ रहा है। इसके लिए महिलाओं को सुबह से जूझना पड़ता है। महिलाएं सुबह से पैदल चलकर कुएं तक जाती हैं, फिर पानी भर कर लाती हैं।
महिलाओं के आने जाने का रास्ता देखिए कितना मुश्किलों से भरा है। कुएं के पानी की हालत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन गांव के करीब 1000 लोग इसी कुएं का पानी पीते हैं, मजबूर है इसलिए पीते हैं। जब हमें पता चला तो हमने भी अपने सहयोगी दिलीप जायसवाल को गाँव भेजा और गाँव वालों का हाल जानने के लिए कहा। दिलीप जायसवाल ने रिपोर्ट भेजी है, क्या दिखा रहे हैं देख लीजिए। खेत का पानी जब रिस कर कुआं में आ जाता है, कई ऐसे परिवार हैं जो इस कुआं पर निर्भर हैं और इस दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुए हैं, जो पानी टंकी बने हैं, जो नल के लिए जो प्लेटफार्म बना है, वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इसी कुएं को पानी को पीने के लिए विवश से मजबूर हैं। बहुत परेशानी है भैया, हमके पानी के ढेरे परेशानी है। इतना दूर घटिया ला देखा चढ़ के जाथन पानी डोह के बहुत गंदा लगता है। उबाल के पिलाते हैं, क्या करेंगे, कुछ साधन ही नहीं है। कुआनी खनारी सो खेत का पानी पियत रहे, बरसात में भी यहीं से तो पानी ले जाते। एसी कमरे में रहने वाले, शहरों में खूब सुख सुविधाएं भोगने वाले को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसी स्टूडियो से ऐसी खबरों को दिखाता इसलिए हूं कि एसी कमरे में बैठे वाले अधिकारी देखें कि पानी के लिए कितना संघर्ष है। ग्राउंड पर जाकर मेरे रिपोर्टर इस दर्द को लेकर आते हैं ताकि प्राइम टाइम में इनकी समस्या दिखा सकूं। एसी से बाहर आइए, इनके दर्द को समझिए और इन्हें सुकून दीजिए। सुना आपने, महिलाएं कह रही हैं अगर पहले पता होता कि पानी की स्थिति इतनी गड़बड़ है तो शादी ही नहीं करते, और अब तो ये समस्या और बढ़ गई है। अब तो गांव में युवाओं की शादी ही नहीं हो पा रही है। बरसात में पानी की किल्लत क्यों है ये भी आपको समझा देता हूं। अंबिकापुर का ये गांव इलाका ड्राई जोन में आता है, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर में साफ पानी पीने के लिए पहुंचाने की तैयारी कई साल से चल रही है। पानी की टंकी तक को बना लिया गया है, घर पर नल भी लगाया गया है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा, इसलिए पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। कब तक पानी सप्लाई शुरू होगी, इस बात का जवाब मांगने हमारे सहयोगी पहुंचे पीएचई विभाग के अधिकारी और सरपंच के पास। क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। यहाँ ड्राई क्षेत्र है, खुदवाने से भी पानी नहीं निकलता है नीचे से। अभी टंकी बन रहा है, फिर इससे समस्या हल हो जाएगा। बस एक तो ही उपाय है कि टंकी बन जाए और घर घर जाए नल जल वाला, उसी में सक्सेस होगा। रनपुर खुर्द जो है वो ड्राई जोन में आता है, इसीलिए इसको चिन्हांकित करके समूह जल प्रदाय योजना में जोड़ा गया है। अब भविष्य में यहाँ का पानी का समस्या सॉल्व किया जाएगा। अरे सुनिए इंजीनियर साहब, नल जल योजना घर घर पहुंचाना है, भविष्य कब आएगा? ये भविष्य नहीं, सरकारी योजना के तहत बात मत कीजिए। मेरा रिपोर्टर जाएगा, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेगा। गांव वालों को जब तक पानी नहीं मिलेगा साफ, तब तक ये खबर दिखाएंगे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर मेरी और आपकी पत्नी से जुड़ी हुई है। पत्नी रोती है तो पति मान जाते हैं, ये बात तो सही है, मैं भी मान जाता हूं, लेकिन पत्नी को रुलाना ही क्यों चाहिए? चलिए पूरी खबर क्या है वो बता देते हैं और खबर की शुरुआत करते हैं। आपकी पत्नी बहुत गुस्से में हो और आपके ऊपर चिल्ला रही हो तो आपको गुस्सा आता है ना, लेकिन अगर आपकी पत्नी गुस्से में हो और रो रही हो तब क्या होता है? याद कीजिए, तब आपका गुस्सा शांत होने लगता है। बिल्कुल होता है। अरे भाई, दिन रात आपका और आपके बच्चों का ख्याल रखने वाली पत्नी अगर रोएगी तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आज आपकी पत्नी के आंसू पर, यानी मेरी पत्नी समेत पत्नी के आंसू पर रिसर्च लेकर आया हूं। जब पत्नी रोती है तो पति मान जाते हैं। रिसर्च क्या है भाई? जब भी दुखी होते हैं फूट फूट कर रोते हैं ना। हालांकि पुरुष रोने के मामले में महिलाओं से थोड़े पीछे रहते हैं, और रोने को लेकर एक मान्यता ये भी है कि आंसू बहना दुखों के बोझ को हल्का कर देता है। आज रोने पर भूमिका इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि आज का रिसर्च आंसू बहने पर है। चलिए शुरू करते हैं। एक नया रिसर्च आया है भाई, महिलाओं के आंसुओं का पुरुषों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के आंसुओं की गंध पुरुषों की आक्रामकता घटा सकती है, मतलब पुरुष के गुस्से या नाराजगी को कम कर सकती है। इस पर अमेरिका के वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने रिसर्च किया। इसमें पता चला है कि महिलाओं के आंसुओं की गंध से पुरुषों के भीतर आक्रामकता में 44% तक कमी आती है, मतलब गुस्से का लेवल लगभग आधा हो जाता है। कैसे रिसर्च हुआ ये भी जान लीजिए। इस रिसर्च में आंसुओं से शांत करने की क्षमता को चेक करना था।
इसके लिए 6 महिलाओं से भावुक पलों में निकले आंसुओं को जमा किया गया। फिर इस आंसू को ऐसे पुरुषों के संपर्क में लाया गया जो आक्रामकता को बढ़ावा देने वाले वीडियो गेम खेल रहे थे। इसके अलावा वीडियो गेम खेलने के समय ही MRI कर दिमाग की एक्टिविटी को चेक किया गया। सोचिए रिसर्च में क्या क्या करना पड़ता है। आंसू सूखने के बाद दिमाग में आक्रामकता से जुड़ी गतिविधि घट गई। आंसू की गंध दिमाग के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देता है, ये साइंस का शब्द है, जो आक्रामकता से जुड़े दिमाग के सर्किटों को प्रभावित करता है। इससे करीब 44% आक्रामकता घट सकती है। आप समझ रहे हैं? महिलाओं के रोने पर गजब रिसर्च है भाई, लेकिन मेरा मानना है गलती होने पर माफी मांग लीजिए, इससे भी गुस्सा कम हो जाता है। पत्नी को रुलाने की क्या जरूरत है? वैसे मेरी पत्नी भी रोती है। घर घर की कहानी है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जो रिसर्च आएगा वो भी बताता रहूंगा। अब ये खबर देख रही होगी तो घर जाने पर क्या होगा ये तो नहीं बताऊंगा। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।